बाल झड़ना या पतले होना, इसका भी मेनोपॉज के साथ कोई है रिलेशन? हाँ, ये कॉमन सिम्टम्स में तो नहीं, बट हाँ स्किन का टेक्सचर या बालों का झड़ना या बालों का टेक्सचर भी चेंज हो जाता है बहुत सारी फीमेल्स का, कि अगर उनका यंग एज में एडल्टहुड में अगर स्ट्रेट हेयर थे तो घुंघराले हो जाएंगे, अगर घुंघराले थे तो स्ट्रेट हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि हमारा जो प्रोटीन का टेक्सचर होता है ना, हमारे बाल और स्किन ये सब प्रोटीन से बना हुआ है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन ड्रॉप हो रहा है। तो मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे मेरी मम्मी का या नानी के, उनके यंग एज में स्ट्रेट की तरफ हेयर थे, बट जैसे ही मेनोपॉज फेज आया घुंघराले बाल होने लगे क्योंकि प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। मुझे तो लगता है ये एस्ट्रोजन तो एक स्ट्रॉन्ग पिलर है हमारी बॉडी का, जिसके ऊपर बहुत कुछ टिका हुआ है। यस, बहुत। तो ये हार्मोन कहाँ प्रोड्यूस होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोगों को यहाँ पे ना हम कुछ दो बात करेंगे। पहले तो जो आपका क्वेश्चन है कि कहाँ से रिलीज होता है, तो फीमेल में जो मेजर चंक ऑफ ईस्ट्रोजन रिलीज होता है ना, वो ओवरीज से रिलीज होता है। एवरी फीमेल हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज, तो वहाँ से आपका ईस्ट्रोजन रिलीज होता है आपके प्यूबर्टी से लेके टिल मेनोपॉज टाइम तक। फिर लोगों को ये कन्फ्यूजन आता है या क्वेश्चन आता है, बहुत बार मेरे से क्लाइंट्स ने पूछा है कि मैम अभी तो ये मेनोपॉज के टाइम पे ये सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ईस्ट्रोजन माना कम हो रहा है इसीलिए, अब तो फिर नहीं रिलीज होगा, तो ये क्या परमानेंट होने वाली है चीज़ें? तो ऐसा नहीं है। अभी मेजर अमाउंट आपकी ओवरीज से रिलीज हो रहा था, अब उसके बाद बॉडी धीरे धीरे कोप अप करती है, तो आपके जो बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं ना, जैसे आपके एडिपोज टिश्यूज़ हो गए जिसको हम कॉमनली फैट टिश्यूज़ बोल सकते हैं, या आपका एड्रिनल ग्लैंड हो गया, या ब्रेन में हाइपोथैलेमस हो गया, ये छोटे छोटे पार्ट्स आपकी बॉडी से कम अमाउंट में बट ईस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, ताकि पोस्ट मेनोपॉज में वो ईस्ट्रोजन जो अपना काम कर रहा था ईदर विथ मेनोपॉज, बॉडी टेम्परेचर, थायराइड, डायबिटीज़, ये सबको धीरे धीरे कंट्रोल कर पाए। बट ये जो डिफरेंट टिश्यूज से ईस्ट्रोजन रिलीज होता है ना पोस्ट मेनोपॉज, इसके लिए थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखा तो बॉडी को एक थोड़ा और सपोर्ट मिलता है ताकि बॉडी कोप अप कर पाए और ये सारे टिश्यूज से सही मात्रा में तो एटलीस्ट ईस्ट्रोजन रिलीज हो, ताकि हम ये सारे सिम्टम्स थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएँ या रिकवर कर पाएँ पोस्ट मेनोपॉज। क्योंकि ये तो बहुत बार देखा गया है, बहुत से लेडीज़ की ओवरी एक होती है, एक निकालनी ही पड़ती है। करेक्ट। तो उस केस में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि कोप अप हो जाता है धीरे धीरे करते? इनिशियली तो प्रॉब्लम होती है क्योंकि अभी 50% काम हो रहा था, तो अब अचानक से एक ओवरी पे बर्डन आ गया, तो कुछ समय तक के लिए थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता है हॉर्मोन्स में, बट हमारी बॉडी स्मार्ट इनफ है कि वो समझ जाती है कि अब दूसरी ओवरी नहीं है, तो अब 100% काम हमें ही करना है। अगर मुझे लगता है वो भी स्मार्टली तभी एक्ट कर पाएंगे अगर हम स्मार्टली अपना ध्यान रख पाएंगे। बिल्कुल, 100%। यहाँ ये भी हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स को ये सवाल माइंड में आए, क्योंकि बहुत बार क्लाइंट्स ने मेरे से भी पूछा है कि माना कि ये फीमेल बॉडी में ईस्ट्रोजन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपार्ट फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी, तो मेल में ये सारी चीज़ें कौन बैलेंस करता है, कौन रेगुलेट करता है? तो मेल में भी ईस्ट्रोजन ये सारा काम करता है। जैसे बहुत सारे लोगों को रहता है कि मेल में ईस्ट्रोजन हार्मोन नहीं होता या है तो गलत बात है, नहीं होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जो जैसे हमने बात की ना अभी पोस्ट मेनोपॉज में कि हमारे अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स, टिश्यूज ईस्ट्रोजन रिलीज करते हैं छोटी मात्रा में, तो वही सारे बैलेंस हो जाती है, मतलब ये सारे सिम्टम्स, ये फंक्शंस बैलेंस हो जाते हैं। सेम मेल बॉडी में भी यही होता है कि अलग अलग टिश्यूज थोड़ी थोड़ी मात्रा में ईस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, ताकि जैसे बॉडी टेम्परेचर, सेरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन, या मसल स्ट्रेंथन अप करना, या आपके थायराइड ग्लैंड को बैलेंस रखना, या इंसुलिन को सही तरीके से रखना, ये सारी चीज़ें मेल बॉडी में भी होती है। और जो डोमिनेंट हार्मोन होता है वो फॉर श्योर टेस्टोस्टेरोन होता है। एंड बॉडी में ना एक एंजाइम होता है जो कुछ अमाउंट, लाइक हम बोल सकते हैं कुछ परसेंट टेस्टोस्टेरोन को इंटरनली ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है, ताकि मेल बॉडी में सारे फंक्शन स्मूथली हो पाए। तो डोमिनेंट तो टेस्टोस्टेरोन को होना है, पर ऐसा नहीं है कि मेल बॉडी में ईस्ट्रोजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी में भी ईस्ट्रोजन इंपॉर्टेंट है और ये सारे रोल्स प्ले करता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये दिक्कतें आती हैं और ये दिक्कतों को हम कम कैसे कर सकते हैं और इसके सल्यूशन क्या है, कैसे कैसे हम इस पे पकड़ कर सकते हैं। मैं आपका थोड़ा सा वक्त लेना चाहूँगी हमारे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम आई एम वाओ के बारे में बताने के लिए। दुनिया भर से हज़ारों लोग इस प्रोग्राम की मदद से अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं।
तो अगर आपका भी कोई हेल्थ या फिटनेस गोल है, जैसे कि आप अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को नेचुरल तरीके से रिवर्स करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम आपकी मदद कर सकता है। इस प्रोग्राम में आपको एक डेडिकेटेड डाइटिशियन का सपोर्ट मिलता है, जो हर हफ्ते आपके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स और चॉइसेस के हिसाब से डाइट प्लान बनाते हैं। हर हफ्ते आप उनके साथ वीडियो काउंसलिंग कॉल के थ्रू अपने सभी डाउट्स और क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं। इसी के साथ आपको हमारी ऐप का एक एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता है, जिसमें आपको बहुत सारी वर्कआउट वीडियोस, योगा वीडियोस, बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज और भी बहुत कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। अगर आप इस प्रोग्राम की बाकी डिटेल जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे 2 पार्ट्स में कवर करते हैं। एक उन व्यूअर्स के लिए, उन फीमेल्स के लिए जो इस फेज में एंटर करने वाली हैं या अभी यंग ही हैं बट पता है कि आने तो वाला ही है फेज, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी से ही अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दें, क्योंकि अगर अभी से दिया तो तब वो सिम्टम्स नहीं आएंगे, बहुत मिनिमम रहेंगे और आप इतनी ईजिली स्मूथली इस जर्नी को कवर कर जाओगे कि आपको पता भी नहीं पड़ेगा, जैसे आपने बोला। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे होता है कि आपका वर्कआउट, मूवमेंट, मोबिलिटी और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपके मसल्स अच्छे खासे स्ट्रेंथन अप होने चाहिए, तो आप ये बहुत सारे सिम्टम्स को इजीली मिनिमाइज कर सकते हो। तो अगर आप कोई भी वर्कआउट नहीं कर रहे हो, अभी यंग एज में हो, अर्ली 20s 30s में, अभी से ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करो। यस, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कआउट होना चाहिए, वॉक, एरोबिक्स, जुम्बा, स्विमिंग, साइकिलिंग, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस फेज के लिए। तो अभी से ही स्टार्ट कर लो। और उन व्यूअर्स, उन फीमेल्स के लिए जो ऑलरेडी इस फेज में आ चुकी है, उनने कभी वर्कआउट नहीं किया, अब क्या करें वाली चीज़ आ जाती है, तो ठीक है, अभी तक नहीं किया, आप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ से तो बेटर ही कर सकते हैं, ना करने से। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो हम अभी से ही स्टार्ट कर लें, अभी से ही बहुत माइल्ड एक्टिविटी करें। अगर आपकी बॉडी ओवरवेट है, नहीं सपोर्ट कर पा रही, कोई इंजरी है, फिजियोथेरेपी की गाइडेंस में, ट्रेनर के गाइडेंस में कुछ स्टार्ट कर लो, ताकि धीरे धीरे मसल्स एक्टिवेट होंगी। जैसे मसल्स एक्टिवेट होंगी, मसल टिश्यूज़ भी ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ करता है। तो ओवरीज से कम हो रहा है ड्यू टू ए ट्रांजिशन फेज। आपकी मसल्स जितनी ज़्यादा एक्टिवेट होंगी, वो थोड़े थोड़े अमाउंट में ईस्ट्रोजन रिलीज़ करेंगी और ये सारे सिम्टम्स को बैलेंस करने में हेल्प करेंगी। तो इसलिए मैं प्रायोरिटी टॉप 1 पे तो मसल ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वर्कआउट ही बोलूँगी। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स बहुत लंबी लिस्ट है कि आपको अपने न्यूट्रिशन, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डाइट, न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम साथ साथ रख सकते हैं डाइट और वर्कआउट को, बट मसल ट्रेनिंग ज़्यादा है। बट अगर मसल ट्रेनिंग हम कर रहे हैं और डाइट का ध्यान नहीं दें तो वो भी गड़बड़ ही है। तो हम साथ साथ ही बोल सकते हैं कि हमें न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना है, करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना है, कैल्शियम लेना है, विटामिन डी लेना है, ताकि हम जितनी एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी रिकवरी में भी फोकस कर पाएँ। तो सेकेंड नंबर पे न्यूट्रिशन आ जाएगा। थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा मेडिटेशन, कि आप प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेट करो, ताकि आपके जो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी या मूड स्विंग्स हो रहे हो धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगे। तो थर्ड नंबर पे हम मेडिटेशन, प्राणायाम का भी मुझे लगता है इसमें काफी रोल है। यस यस, तो क्योंकि हम वो भी मैं include कर सकते हैं। मतलब अननोइंगली मैं करती रही हूँ। हाँ, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड को कंट्रोल करने में, कि चिड़चिड़ापन और सारी चीज़ों से हेल्प करता है और पॉजिटिविटी रखता है। तो यस, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं स्लीप, कि हमारी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए। बहुत सारी फीमेल्स घर के कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ में अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, कि सुबह जल्दी उठना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, जॉब पे जाना है, कुछ भी रीजंस हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है या कॉलेजेस हैं, जो भी रीजंस हैं, वो अपनी स्लीप को बहुत ईजिली कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं करनी है, स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है। प्रॉपर 6 से 8 घंटे की एट अ स्ट्रेच नींद लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर नींद बिगड़ेगी तो वापस से सारी साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। तो नेक्स्ट, स्लीप इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर बाकी चीज़ों का ध्यान देना है कि बाहर का नहीं खाना है, प्रोसेस पैकेज फूड नहीं लेने हैं, और अपना ईयरली या हाफ ईयरली ब्लड टेस्ट कराते रहें, ताकि आप देखो कि आपके सारे वाइटल्स, सारे पैरामीटर्स सही हैं कि नहीं, कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई चीज़ चेंज तो नहीं हो रही, आपकी लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ तो नहीं हो रही, शुगर प्रोफाइल या थायराइड प्रोफाइल, उसको देखते रहें। और अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो पहले ही वो स्टेप ले लें, अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफाई कर लें, ताकि वो सारी चीज़ें आप उसको करेक्ट कर पाएँ। जहाँ तक स्लीप की बात है ना, मैं अगेन यही कहूँगी
कि परिवार की सपोर्ट अगर मिल जाए ना, तो ये कोई भी फेज़, ये फेज़ क्या कुछ भी इंसान कर जाता है। जब परिवार समझने लगे कि इसको क्या ज़रूरत है, बच्चे समझने लगे कि माँ को क्या ज़रूरत है, तो कुछ भी इंसान किसी भी फेज़ से निकल सकता है। बिल्कुल, बहुत सही बोला आपने।